सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है दैट इज़ संगम एज। संगम एज नहीं, ये टॉपिक नहीं हम लोग का। टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, साउथ इंडिया है आज का टॉपिक। ठीक है, तो हम लोगों ने नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री काफ़ी देख ली है। ठीक है, कल हम लोग थोड़ा सा सातवानास तक ही पहुँचे थे। और सातवानास कहाँ पे रूल कर रहे थे? ये रूल कर रहे थे महाराष्ट्र वाले रीजन पे। ठीक है, और महाराष्ट्र को हम सेंट्रल इंडिया में ही कंसिडर करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग साउथ इंडिया में चलेंगे। ठीक है, और वहाँ पे आप समझेंगे इसको हम संगम एज क्यों बोल रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं साउथ इंडिया की हिस्ट्री। हाँ, आज जल्दी आ गया। वैसे 6:30 रहता है एक्चुअली। 2 दिन से कुछ ऐसे सिनेरियोज बन रहे थे कि 6:30 पे आया नहीं जा रहा था। अवनी, वर्षा, SK परमार, नैतिक, गुरमीत सिंह। चलिए स्टार्ट करें फिर। तो हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पहली क्लास में क्या पढ़ा था? आप बताओ। हम लोगों ने पहली क्लास में कुछ पीलियोलिथिक, नियोलिथिक, मीजोलिथिक इस तरह से चीज़ें करी थी कि नहीं? पीलियोलिथिक, फिर मैंने इसको बोलते हैं पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल दैट इज मीजोलिथिक, देन हमारा नियोलिथिक। पीलियो मतलब ओल्ड, लिथिक मतलब स्टोन, ओल्ड स्टोन एज। मीजो मतलब मिडिल, लिथिक मतलब स्टोन, मिडिल स्टोन एज। नियो मतलब न्यू, लिथिक मतलब स्टोन, न्यू स्टोन एज। इस तरह से ट्रांजिशन हुआ था। फिर कहाँ पे गए थे? फिर चाल्कोलिथिक में आ गए थे। चाल्को का मतलब क्या होता है? कॉपर, ताम्र पाषाण युग। ठीक है, चाल्कोलिथिक फिर हमने बोला इसके बाद या फिर इसके पैरेलल ही चल रहा था ब्रॉन्ज एज, है ना? ब्रॉन्ज एज बोला था हमने। ब्रॉन्ज एज कौन सा एज था अगर याद करो? हड़प्पा वाला, इंडस वाली सिविलाइजेशन वाला, यानी कि 2500 BC से लेके 1750 BC तक। ठीक है, ये हमारा टाइम पीरियड रहा था ब्रॉन्ज एज। और इसी का सिर्फ टाइम पीरियड मैं क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। ब्रॉन्ज एज के बाद क्या आया था फाइनली? आयरन एज, जिसको कि हमने क्या बोला था? एक्चुअल में बोला था कि हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इनको क्या बोला था? प्री हिस्टोरिक एरा। ये क्या था हमारा? ब्रॉन्ज एज प्रोटो हिस्टोरिक था। बिकॉज यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई तो थी बट वो हम डिसाइफर नहीं कर पाए आज तक भी। दैट्स वाई प्रोटो हिस्टोरिक। और यहाँ से जो हमारा लेटर वैदिक एज है, जहाँ से हमारा ऋग्वेदा कंपाइल होना स्टार्ट हुआ, उसको हम बोलते हैं एक्चुअल में हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हुई। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको बता क्यों रहा हूँ? बता इसलिए मैं रहा हूँ, ये तो हमने सारी चीज़ें अभी नॉर्थ इंडिया में देखी थी ना। अभी तक जितना भी कुछ हमने देखा महाजनपद में है, सब कुछ जो पढ़ा वो नॉर्थ इंडिया में पढ़ा। साउथ इंडिया में क्या चल रहा था? सब क्या बंजर पड़ा था? हैं वहाँ पे क्या बस कोई था ही नहीं वहाँ पे? ऐसा नहीं है, थे लोग। वहाँ पे भी पीलियोलिथिक हमने साइट्स देखी थी, कुछ मीजोलिथिक भी देखी थी, नियोलिथिक भी देखी थी। बट आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, नियोलिथिक के बाद हम खो गए नॉर्थ इंडिया में। हमने ध्यान ही नहीं दिया साउथ इंडिया में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्रॉन्ज एज आया ही नहीं। रीज़न क्या है? ब्रॉन्ज क्या है? ब्रॉन्ज एक एलॉय है, एक मिश्र धातु है जो किससे मिलके बनती है? कॉपर और टिन, तांबा और टिन से मिलके बनती है। अब ये जो तांबा है, ये तो अगर हम देखें तो इंडिया में, जैसे कि हमने देखा था, जो चाल्कोलिथिक साइट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? जो हमारी खेतरी माइंस है राजस्थान में, मलच खंड है मध्य प्रदेश में। तो इसी रीजन के अराउंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इस रीजन के अराउंड हमें चाल्कोलिथिक साइट्स देखने को मिली। लेकिन क्योंकि अब कॉपर तो यहाँ से मिल गया था, टिन कहाँ से आ रहा था? टिन कहाँ से आ रहा था? हमें चाल्कोलिथिक साइट यहाँ देखने को मिली थी ना, तो टिन ये लोग उठा रहे थे अफगानिस्तान से। लेकिन साउथ इंडिया वाले ठीक है, कॉपर इधर उधर से ऊपर जाकर निकाल लेंगे, या फिर इधर भी थोड़ा बहुत कॉपर मिल जाएगा हमें डेक्कन प्लेट्यू में। लेकिन टिन कहाँ से लाएंगे? और टिन उस समय काफ़ी प्रेशियस रिसोर्स हुआ करता था, काफ़ी प्रेशियस मिनरल, काफ़ी प्रेशियस मेटल हुआ करता था। इतना नहीं कि बस गए और, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी इतना ईजी नहीं था ना तब। तो वहाँ पे साउथ इंडिया की अगर हम बात करें, ये ब्रॉन्ज एज कभी डेवलप ही नहीं हुआ। तो क्या डेवलप हुआ फिर वहाँ पे? वहाँ पे इसकी जगह डेवलप हुआ ये क्या है? ये हैं बड़े बड़े पत्थर। बड़े बड़े यानी मेगा, पत्थर मतलब लिथिक, यानी कि वहाँ पे डेवलप हुई मेगालिथिक एज। माइक्रोलिथ आपने सुना है? बिल्कुल सुना है। आपने पीलियो, मीजो, नियो जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था इनमें से कोई एक है
जिसको माइक्रोलिथिक भी बोलते हैं। ज़रा बताइए वो कौन सा है? ये है मेगालिथ। और जब वहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो मेगालिथ आया था कि मेगालिथ एज कौन सी है, तो मैंने वहाँ पे करवा तो दिया था, बट मैंने बोला था हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। मेगालिथिक एज, अब अगर मैं आपसे बोलूँ इसका टाइम पीरियड क्या होगा तो क्या कोई दिक्कत है बताने में? क्या मैंने बोला आपसे? ब्रॉन्ज एज वहाँ पे साउथ इंडिया में नहीं था। जब वहाँ ब्रॉन्ज एज था तो यहाँ पे मेगालिथिक चल रहा था। वहाँ ब्रॉन्ज एज कब था? ये ब्रॉन्ज एज है क्या? इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन जो टाइम पीरियड है वो 2500 बीसी से लेके, इसी से मैंने यहाँ पे लिखा 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक का टाइम पीरियड। तो मेगालिथिक एज यहीं से स्टार्ट हो जाता है आपका। जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसमें 3000 बीसी ऑप्शन में था, तो इसलिए हमने वो मार्क किया था, बिकॉज 2500 बीसी के नहीं। अरे अब जरूरी थोड़ा नहीं 2500 ही एग्जैक्ट स्टार्ट हुआ। अरे रफली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से स्टार्ट हुआ होगा, एग्जैक्टली थोड़ा हम प्रेडिक्ट कर पाए। हम तो जो हमने कार्बन डेटिंग करी है उसके हिसाब से चीज़ें प्रेडिक्ट करी हैं। तो ये मेगालिथिक, मेगा का मतलब बड़े आप देख सकते हैं, और लिथिक का मतलब पत्थर। जैसे हमने मीजोलिथिक को बोला था माइक्रोलिथ बोला था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या था, जैसे कि यहाँ पे रिलेटिवली थोड़े बड़े पत्थर का यूज़ होता था स्टोन टूल्स का, यहाँ पे अब स्टोन टूल्स छोटे छोटे हो गए, माइक्रोलिथ इसलिए इसको बोला था। ये क्या है? मेगालिथ। अब ये बड़े बड़े पत्थर यहाँ इस फॉर्म में हमें क्यों मिले, कहाँ मिले? तो ये जो मेगालिथ, ये जो एज है, यहाँ पे हमने पाया कि जो ग्रेव्स होती थी, ग्रेव्स मतलब जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था, ये हमें कैसे पता चला कि यहीं, और उसके अराउंड ये हमें बड़े पत्थर देखने को मिले। अब ये हमें कैसे पता चला कि ग्रेव्स ही यही है? बिकॉज हमें कंकाल मिले, स्केलेटन्स मिले, उसके अराउंड हमें पॉटरी मिली, पॉटरी मिली, कुछ हमें आयरन के टूल्स भी मिले। उससे मतलब ये जब लोगों को गाड़ा जाता होगा तो इस सोच के साथ कि हाँ ये रख देते हैं, इनके अगले जन्म में काम आएंगी, है ना। अभी भी तो हम लोग कुछ ना कुछ रिचुअल्स करते ही हैं। तो उस समय की पॉटरी किस तरह हमें मिली ये भी पता होना चाहिए। तो जो मेगालिथिक एज है इसको हम आयरन एज भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। साउथ इंडिया में ये था। पॉटरी यहाँ पे हमें देखने मिली ब्लैक एंड रेड वेयर, इस तरह की हमें पॉटरी वहाँ पे देखने को मिली। कम्युनिटी की अगर बात करें, लोग किस तरह के लोग, ज़्यादा डीप में हमें नहीं जाना है, बस 3-4 चीज़ें पढ़नी कि इनका टाइम पीरियड, मेगालिथिक का मतलब क्या होता है, पॉटरी किस तरह की थी, और ये किस तरह के मतलब लोग थे, किस तरह की कम्युनिटी थी। तो ध्यान रखना ये एक तरह की पेस्टोरल कम्युनिटी थी। पेस्टोरल मतलब चारवाहा, ऐसा नहीं कि इनको एग्रीकल्चर पट्ट से हेडशॉट, ठीक है तो पेस्टोरल कम्युनिटी थी, है ना। ऐसा नहीं कि इनको एग्रीकल्चर के बारे में पता नहीं था, एग्रीकल्चर के बारे में इन लोगों को बिल्कुल पता था। लेकिन जैसे कि अगर आप याद करो, जब हमने नॉर्थ इंडिया में आयरन एज पढ़ा था, दैट इज़ इन वैदिक एज, तो वहाँ पे भी तो हमने लेटर वैदिक में देखा, लेटर में बोलो अर्ली वैदिक एज में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा टाइम पीरियड था ये 1500 से लेके 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक, क्यों इन लोगों को भी पता था एग्रीकल्चर के बारे में, क्योंकि आयरन की डिस्कवरी तो हो ही चुकी थी। बट अभी भी ये पेस्टोरल ही थे, प्योरली एग्रीकल्चर में पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं थे, पेस्टोरल थे, चारवाह थे एक तरह के। क्लियर? अब बात ये आती है कि ठीक है, ये तो हमें मेगालिथिक पीपल के बारे में पता चल गया लिटरेरी सोर्सेस से, तो इससे स्टार्ट क्यों कर रहे हैं? टॉपिक तो हमारा संगम एज था। तो एक्चुअल में जब हम साउथ इंडिया में जाएंगे तो साउथ इंडिया की हिस्ट्री जो है इन 3 किंगडम से स्टार्ट होती है, चेरा, चोला, पांड्या। आप में से मैं पक्का ये बोल सकता हूँ, आप में से 80 to 90% लोगों ने नाम सुना होगा, मतलब आपने अगर स्कूल में भी पढ़ा होगा तो चेरा, चोला, पांड्या सुना होगा। नहीं भी सुना है कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी सुन लो, चेरा, चोला, पांड्या। यहाँ पे आपको 3 बड़े बड़े नाम दिख रहे होंगे, चेरा, चोला, पांड्या, इन पे फोकस करना है। हमें अब ये पढ़ना है कि ये जो मेगालिथिक एज है, हमने क्या पढ़ा था नॉर्थ इंडिया में कि किस तरह से आर्याज आए, जन यानी कि ट्राइब्स में बने, जन से वो कैसे जनपद बने, जनपद से कैसे वो महाजनपद बने, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। वैसे अब हमें यहाँ पे देखना साउथ इंडिया में किस तरह से जो आयरन एज के लोग थे चेरा, चोला, पांड्या में ट्रांसफॉर्म हुए, ये पढ़ना है हमें। अब ये हमें पता कहाँ से चला कि ये जो मेगालिथिक आयरन एज के लोग हैं किस तरह से चेरा, चोला, पांड्या में बदले, वो पढ़ेंगे अब, और वो हमें पता चलेगा संगम से। व्हाट इज दिस संगम? संगम का मतलब होता है असेंबली, यानी कि बड़े बड़े विद्वान लोग आए एक टाइम पे, बड़े बड़े पोएट्स आए, विद्वान आए, और ये माना जाता है भगवान आए, और उन्होंने कुछ लिटरेचर लिखा,
लिटरेचर मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि साहित्य लिखा, और उस साहित्य से हमें पता चलता है कि किस तरह से ये मेगालिथिक पीपल इन 3 डायनेस्टीज में ट्रांसफॉर्म हुए, चेरा, चोला, पांड्या। टोटल 3 संगम हुए। संगम समझ गए? इनको मेनली जो पैटर्नाइज करने का काम किया था वो पांड्याज ने किया था। मतलब पैटर्नाइज आप समझ रहे होंगे ना, जो हमने पहले देखा था कि खर्चा पानी उठाना, ठीक है। जैसे कि हमने 4 बुद्धिस्ट काउंसिल देखी थी, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। तो पहली वाली किसने करी थी? अजातशत्रु। लास्ट वाली किसने करी थी? कनिष्क। हम लोगों ने चीज़ें देखी थी, पैटर्नाइज किसने किया। तो मेनली 3 जो है इनको किसने पैटर्नाइज किया? पैटर्नाइज बाई पांड्यन किंग्स, ठीक है, पैट्रोनाइज्ड बाई पांड्यास। अब ये जो असेंबलीज हैं हुई कहाँ पे? जो तमिल रीजन है ना वहाँ पे हुई, और इसको हम मुच्छ छंगम के नाम से जानते हैं। तो ये टर्म्स जो है ना अभी साउथ इंडिया की हिस्ट्री में ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी और भी काफ़ी टर्म्स आएंगे तो इन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा। मुच्छ छंगम, ठीक है, मुच्छ इसको हटा दे दीजिए, छंगम। अभी एक एक करके देखते हैं तीनों संगम्स के बारे में, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। यहाँ पे लिख दें फर्स्ट संगम कहाँ पे हुआ था? मदुरई में हुआ था ये, ठीक है। इसको किसने पैटर्नाइज किया था? अगस्त्य ने, ठीक है। अगस्तस से एक थे, उन्होंने इसको पैटर्नाइज किया था। सेकंड की अगर हम बात करें, इसको अगर हम बात करें कहाँ पे हुई थी? कपाडपुरम में, ठीक है, कपाडपुरम में। इसको किसने पैटर्नाइज किया था? इनिशियली तो अगस्त्य ने किया था, बट मेनली यानी वो फिर नहीं, उसके बाद एक आए तोलका पियार करके, ठीक है, तोलका पियार, इन्होंने इसको पैटर्नाइज किया, डबल पी होगा, ठीक है, पियार। अब जो सेकंड वाली संगम है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 हुई टोटल, पहली, दूसरी और तीसरी। थर्ड में आपको चलो लिखवाई देता हूँ पहले। ये भी हुई मदुरई में, ठीक है, और इसको जो पैटर्नाइज किया वो नक्कीरार ने किया। अब किसने पैटर्नाइज किया यहाँ पे ये चीज़ उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये लोग मिले किस लिए थे, बैठे किस लिए। और ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे कोई 15-20 दिन के लिए बैठे हों, ठीक है। उसमें ये लिखा हुआ है कि संगम जो लिटरेचर हमें मिला, साहित्यिक स्रोत जो हमें मिले कि 8000 साल के लिए। अब हमें ये नहीं पता कि भाई हमारा 8000 और उनका 8000 बराबर ही होता था कि नहीं होता था, तो ये तो नहीं है कि 8000 साल बैठे होंगे, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि 15-20 दिन में बैठे हों, मतलब काफ़ी सालों तक ये बैठे होंगे, तब ये लिटरेचर कंपाइल हुआ। तो वो लिटरेचर क्या था? तो जो पहले वाले में संगम में लिटरेचर कंपाइल हुआ वो हमें नहीं मिला। थर्ड में ये बताया जाता है कि थर्ड वाली इसीलिए ऑर्गेनाइज करवाई गई क्योंकि जो पहला वाले में लिटरेचर बना वो फ्लड में, बाढ़ में बह गया, और जो दूसरे वाले में बना दैट इज़ इंपॉर्टेंट, तोलका पियार, क्योंकि इसको पैटर्नाइज कर रहे थे इनके नाम पे तोलका पियम, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट तमिल टेक्स्ट, ध्यान रखना ये ग्रामेटिकल तमिल टेक्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली जो आपके एग्जाम्स हुए हैं एसएससी के उसमें पूछा गया ये तोलका पियम, इसको नहीं भूलना आपने, ठीक। अब जो संगम लिटरेचर हमें मिलता है, जो भी हमें संगम लिटरेचर मिलता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ तोलका पियम में कंपाइल हुआ, और भी बहुत सारा संगम लिटरेचर कंपाइल होता है। ये मेनली 2 फॉर्म में था, नैरेटिव और डिडैक्टिक। मतलब नैरेटिव और डिडैक्टिक का मतलब क्या होता है? नैरेटिव मतलब जो कोई नैरेट किया जा रहा हो, यानी कि कोई कहानी सुनाई जा रही हो, यानी कि कोई चीज़ पैराग्राफ के फॉर्म में जो होती है, दैट इज़ इन दी नैरेटिव फॉर्म। डिडैक्टिक थोड़ी सी पोइटिक फॉर्म में होती है ना। जैसे कि आप कबीरदास जी के जो दोहे आप सुने हैं ना, तो जो दोहे हैं वो कैसे हैं? पोइटिक फॉर्म में है, तभी तो पोइटिक फॉर्म में, तभी तो गाना बना दिया उस पर टी सीरीज़ वालों ने, है ना। जो किसने गाया था, आई थिंक कौन है वो, मतलब नाम यार मेरे को ये सब भूल जाते हैं बॉलीवुड वालों के। कोई है ना भी लेटेस्ट जो काफ़ी गाना वाना गाता है, उसने जो कबीरदास जी के दोहे मतलब गाए थे, तो वो पोइटिक फॉर्म में है, डिडैक्टिक, क्लियर। जो भी हमें टेक्स्ट मिला, इनको जो नैरेटिव फॉर्म में है इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं मेलका नक्कू। क्या बोलते हैं तमिल लैंग्वेज में? मेलका नक्कू। थोड़े से आपको नाम टफ लग सकते हैं, लेकिन अब क्या करें, है ना। मेलका नक्कू जो साउथ इंडिया के होंगे उनको बिल्कुल टफ नहीं लग रहे होंगे, ठीक है। किलका नक्कू, किलका नक्कू। और आप में से काफ़ी लोग हैं मतलब केरला तमिलनाडु के पूछते रहते हैं सर इंग्लिश में, तो मैं सारी चीज़ें इंग्लिश में तो नहीं बोल पाऊँगा जो ऐसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश ही फॉर्म रहेगा, ठीक है। तो मेलका नक्कू और किलका नक्कू, इसमें टोटल 8 मेजर वर्क्स थे और इसमें टोटल 18 माइनर वर्क्स थे, ध्यान रखना। ये जो है ये हमें लव या फिर वॉर के बारे में बताता है, लव या फिर वॉर के बारे में बताता है। लव
को मतलब तमिल लैंग्वेज में हमने बोला एकम, या तो एकम के बारे में, वॉर को हमने बोला पुरम या फिर पुरम के बारे में। अब बहुत सारा टेक्स्ट हमें मिला, अब मैं आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, चीज़ों को सिंप्लीफाई करने का पर्पस है मेरा यहाँ पे। तो कुछ ही टेक्स्ट यहाँ पे मैं लिखवाने वाला हूँ। एक तो तोलका पीएम मैंने बताया, थोड़ा मेलका नक्कू किलका नक्कू याद रखना है, और दो और बस, और वो हैं आपके दो टेक्स्ट और, एंड दैट इज़ शिलापथिकम, शिलापथिकम और मनी में गलाई, मनी में गलाई। ये क्या है टेक्स्ट, ये किसके बारे में बताता है, ये भी पूछ लेता है। सबसे पहली बात तो इसको लिखा किसने है, फिर उस पर आते हैं किसके बारे में बताता है। रिटन बाई इलांगो अडिगल, इलांगो अडिगल। अब ये जो इसके बाद जो जिसका भी जो डाउट अगर हो तो प्लीज़ टाइप करना स्टार्ट कर देना, बिकॉज उसके बाद मैं डाउट ले लूँगा, और उसके बाद बिकॉज थोड़ा सा टाइम लैग रहता है ना, तो आप डाउट लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो शिलापथिकम, अब जो शिलापथिकम ये है क्या, तो ये इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ अ स्टोरी ऑफ कोवलम, उसकी वाइफ थी कन्नगी, ठीक है, और बिकॉज ये एक तरह का राजा था हम बोल सकते हैं, कोवलम, ठीक है, राजाशाही में रहता था। कन्नगी उसकी वाइफ थी, बट एक दासी थी इसके कोर्ट में, माधवी। बाकी की चीज़ तो आप समझ गए होंगे, है ना। तो जो कोवलम है उनको लव हो जाता है माधवी से। ये चीज़ मैं ऐसा नहीं कि मतलब उससे पूछा गया है ये, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे पता नहीं क्वेश्चन है कि नहीं PYQs में, नहीं हो तो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूँगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये लव स्टोरी है बिटवीन कोवलम एंड माधवी। कन्नगी को ये घर से निकाल देते हैं, बट कन्नगी जो हैं वो ऑनेस्ट रहती हैं कोवलम के साथ और वेट करती हैं अपने हस्बैंड का आने का। तो यहाँ पे चैस्टिटी और प्योरिटी दिखाई जा रही कन्नगी को, और आज तक भी साउथ इंडिया के जो लोग होंगे वो जानते होंगे कन्नगी को पूजा जाता है केरला वाले रीजन में। रीज़न यही है कि इनको गॉडेस ऑफ प्योरिटी एंड चैस्टिटी बोलते हैं, कि भले ये छोड़ के चले गए बट फिर भी वेट किया, और जब आया ये कोवलम तो एक्सेप्ट किया उसको। एंड मनी मेघलाई जो है इसी से ही रिलेटेड है, जो कोवलम और माधवी की जो मतलब इनकी जो बेटी हुई इन दोनों की, वो उसका नाम था मनी मेघलाई। तो दिस इज़ अ बुक अबाउट दी डॉटर, बुक अबाउट दी डॉटर ऑफ कोवलम एंड माधवी, कोवलम एंड माधवी, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें इसको लिखा किसने, राइटर या फिर ऑथर, तो ये है हमारे, बस सत्यनारायण याद रखना, पूरा नाम नहीं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ बिकॉज आई अगेन रिपीट कि भाई यहाँ पे मैं चीज़ें सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो सत्यनारायण, टूरू लव, छोड़ देना चाहिए था डाइवोर्स, चंपक चाचा। ये है डाउट तुम लोग हैं, डाउट लिखने को बोला, और ये डाउट है कि छोड़ देना चाहिए था, कलयुग है। ओहो ओ बिछड़न, ओ बिछड़न सुधर जाओ। सत्यनारायण सर, जुबिन ठीक है, हाँ जुबिन नौटियाल। और जिसके जो इधर उधर के मतलब बाकी डाउट होते हैं ना, तो आप प्लीज़ वो वीडियो के लास्ट ले रखिए। जो अभी मैंने चीज़ें पढ़ाई इसको लेके कुछ डाउट होगा तो आप पूछिएगा। और एक चीज़ कि मतलब बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि टेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो इतना सारा टेक्स्ट है कि मैं पढ़ाऊँगा तो आपका भेजा ख़राब हो जाएगा, लेकिन जब हमें नीडेड नहीं है SSC के एग्ज़ाम्स में तो हमें वो पढ़ना क्यों, ठीक है। और वही मेरा ऐसा काम है, नहीं तो फिर बुक में और मेरे पढ़ाने में फिर अंतर क्या रहा, ठीक है। दो अंतर होने चाहिए, एक तो आसानी से समझ में आना चाहिए लंबे समय के लिए, और दूसरा कम चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट। अभी आते हैं यहाँ की ज्योग्राफी पढ़ते हैं। ज्योग्राफी क्यों, क्योंकि वो हम ये पढ़ना है ना कि चेरा चोला पांड्य में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा। तो हमें जो संगम है ये लिटरेचर, इससे पता चलता है चेरा चोला पांड्या कैसे ये सब रहे, और उसी टेक्स्ट में हमें यहाँ की ज्योग्राफी के बारे में पता चलता है कि यहाँ की जो लैंड थी, जो एरिया था, जिसको कि तमिल लैंग्वेज में थिनाइज बोलते हैं। थिनाइज इज व्हाट, एरिया और पार्ट ऑफ लैंड, ज्योग्राफिकल एरिया। ये डिवाइडेड था 5 पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में डिवाइडेड था। वो 5 पार्ट्स क्या थे, कुरुनिकी थिनाई, पलाई थिनाई, मुल्लाई थिनाई, मरुटम थिनाई और नेटल थिनाई। थिनाई थिनाई आपको नहीं करना है, बस कुरुनिकी या फिर कुरुंजी भी बोलते हैं इसको, पलाई, मुल्लाई, मरुटम और नेटल, बस ये पता होना चाहिए। अब ये जो है मैं आपको रटवाने नहीं वाला हूँ, ध्यान से समझिए।
सबसे अंदर का रीजन आप देख पा रहे होंगे एकदम डार्क रेड है और उसको यहाँ पे दिखाया गया है कुरुंजी, ये है, ठीक है। दिस इज़ योर कुरुंजी। अब हम ये देख लेते हैं कुरुंजी था क्या। तो जो कुरुंजी यहाँ पे लिखते हैं क्या, चलो यहीं पे लिख देते हैं। जो कुरुंजी था, एक सेकेंड, जो कुरुंजी था हमारा, दैट वाज कौन सा, यहाँ पे किस तरह के लोग रह रहे थे, जो हंटिंग और गैदरिंग करते थे। हंटिंग और गैदरिंग, क्यों हंटिंग एंड गैदरिंग, क्योंकि ये एकदम सेंट्रल पोर्शन था, सेंट्रल रीजन था, डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे लोग वही, अब एक लास्ट में वीडियो दिखाया था ना मेंटोस ज़िंदगी वाला, वो मेंटोस, तो उसमें देखा होगा तुम लोगों ने किस तरह से हंटिंग, या फिर हम लोगों ने पिलेलिथिक में देखा था, तो उस तरह से भी हंटिंग एंड गैदरिंग कर रहे थे ये लोग, कुरुंजी, ठीक है। जो पलई थे, ये पलई क्या कर रहे थे, पलई अभी कैटल लिफ्टिंग और प्लंडरिंग कर रहे थे। ये जो ग्रीन रीजन दिखाया जा रहा है, ये करते थे कैटल लिफ्टिंग और प्लंडरिंग, यानी कि गाय भैंस ये सब उठा लेते थे और लूट बांट लेते थे। अब ये भी अभी आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों करते थे। पहले मुल्लई समझते हैं। मुल्लई जो यहाँ पे आप क्रीम कलर से देख पा रहे हैं, दैट इज़ मुल्लई। मुल्लई करते थे एनिमल हस्बेंड्री। क्या करते थे, एनिमल हस्बेंड्री करते थे, यानी कि गाय भैंस ये सब पालना। क्लियर। तो ये जो है पलई रीजन, अगर हम ध्यान से देखें, कुरुंजी ने कुछ मार के पकड़ा और मुल्लई वालों ने कुछ एनिमल हस्बेंड्री करके, मतलब जो भी वो प्रोड्यूस करते हो उसको लूटने का काम ये बीच वाले करते थे। थोड़ा इधर से लूटते थे, थोड़ा इधर से लूटते थे। इनको बोलते हैं पलई, ठीक है। मारूटम, मारूटम करते थे एग्रीकल्चर, प्योरली ये एग्रीकल्चर में थे, ठीक है, यानी कि खेती बाड़ी में थे। और ये किस में थे, कुरुंजी वाले, ये हंटिंग, यानी कि इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं शिकारी, शिकारी थे, शिकार करते थे। नेटल, नेटल थे हमारे फिशिंग में। क्यों फिशिंग में थे, अब देखिए ना, नेटल ये है ना, नेटल ब्लूइश वाला रीजन, तो ये लोग कोस्ट के अराउंड में रह रहे हैं, तो फिशिंग ही तो करेंगे। और क्या करेंगे, सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, नमक बनाएंगे, सिंपल। तो ये इस तरह से आप नोट्स में लिखेंगे, कुरिंजी क्या था, पलई क्या था, मुल्लई क्या था, मारूटम क्या था, नेटल क्या था, और मैंने आपको समझा दिया। एंड दीज ऑल जोग्राफिकल रीजन आर कॉल्ड एज थिनाइज। टोटल 5 थिनाइज थे, एंड ईच थनाई हैज़ अ चीफ कॉल्ड एज मूवेंदर। ईच थिनाई हैड अ चीफ, इनका एक सरदार हुआ करता था, और उस सरदार का नाम होता था मूवेंदर, ठीक। MUVENDAR, मूवेंदर होता था चीफ। कहीं कहीं पे DER आपको देखने को मिल जाएगा, बट दैट डजंट मैटर। समझिए आपके मूवेंदर। अब ये जो मूवेंदर है आपस में लड़ना स्टार्ट किया। जब लड़ना स्टार्ट किए, धीरे 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 लड़ना स्टार्ट किए, तो ये ट्रांसफॉर्म होते हैं किसमें, चेरा, चोला, पांड्या में। क्लियर। आई अगेन रिपीट, 5 थिनाइज थे, कुरुंजी, पलई, मुल्लई, मारूटम और नेटल। इनके हर एक के एक चीफ हुआ करता था, मूवेंदर। इन चीफ्स के बीच में लड़ाई हुई, और ये फाइनली जो है निकल के आया चेरा, चोला और पांड्या के फॉर्म में, जिनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा चीज़ें पढ़ेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि जो चेरा, चोला, पांड्या हमें सिर्फ संगम लिटरेचर में ही पता चलता है, नहीं। यहाँ पे हमें जो नॉर्थन इंडिया का टेक्स्ट है, बिकॉज पता है ये टाइम पीरियड, कौन से टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, धीरे 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 हम आगे बढ़ रहे हैं ना, तो ये टाइम वो महाजनपद वाला टाइम आ चुका है। मगध जहाँ जब वो रूल कर रहा था, वो वाला टाइम आ गया, यानी ये चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक वाला टाइम आ चुका है। और पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता है, नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है, एंड दैट इज़ कि बिंदुसार जो है, ठीक है, बिंदुसार, इसको हम बोलते हैं कॉन्करर ऑफ लैंड बिटवीन 2 सीज। इसको हम बोलते हैं कॉन्करर, एक सेकेंड, कॉन्करर ऑफ लैंड बिटवीन 2 सीज, यानी कि 2 सीज के बीच की लैंड को कॉन्कर करने वाला। यानी बिंदुसार ने कहीं कहीं हमें ये पता चलता है कि ये साउथ इंडिया में इसने कॉन्कर किया था, ये साउथ इंडिया को। फिर हमें यह भी देखने को मिलता है जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है, जो अशोक का इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख हैं, वहाँ पे भी जिक्र मिलता है किसका, चेरा, चोला, पांड्या का। बट चेरा को चेरा नहीं लिखा गया था, इनको लिखा गया था केरल पुत्रास। क्या लिखा था वहाँ पे, केरल पुत्रास के बारे में मेंशन था, सत्यपुत्रास के बारे में मेंशन था, सत्यपुत्रास, चोला एंड पांड्या। अब केरल पुत्रास तो हमने ये डिसाइफर कर लिया, हमने ये थोड़ा सा लगा लिया अपने दिमाग कि हाँ ये चेरा ही होंगे, बिकॉज ये जो चेरास थे वो केरल में रूल कर रहे थे, तो वही केरल पुत्रा वही होंगे।
चोला तो मेंशन नहीं कर दिया था, चोला और पांड्या का भी, बट ये सत्यपुत्रा कौन थे हमें नहीं पता चला। ये सत्यपुत्रा किसको मेंशन कर रहे हैं अशोक। हाँ, इनमें हमें ताम्र पारणी भी देखने को मिलता है इनके इंस्क्रिप्शन में, जो कि कोई और नहीं, पीपल ऑफ जो श्रीलंका थे उनको ताम्र पारणी बोला गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताम्र पारणी। ताम्र पारणी का मतलब क्या होता है, पीपल ऑफ श्रीलंका, ठीक है, पीपल ऑफ श्रीलंका, ठीक। अब यहाँ पे जब ये लोग आए, जब इन लोगों ने अटैक्स किए, किसने, मतलब बिंदुसार और ये सब लोगों ने, तो एक तरह से इन लोगों को भी, क्योंकि ये जब चेरा चोला पांड्या में भी ट्रांसफॉर्म हुए, जो अब थेनाइज हैं, फिर जो चीफ्स हैं आपस में लड़े, कैसे लड़े, क्योंकि फिर जब बिंदुसार वगैरह आए तब इन लोगों ने लड़ना सिखाया इनको कि किस तरह से आयरन का यूज़ करके लड़ा भी जा सकता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, यहाँ की सोसाइटी किस तरह से ट्रांसफॉर्म हुई, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, बट थोड़ी सी चीज़ें हम ये देखेंगे चेरा चोला पांड्या के। अब चेरा चोला पांड्या देखने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट चीज़ इज़ कि साउथ इंडिया की जो हम लोग अभी चीज़ें पढ़ रहे हैं, ये कौन सा टाइम पीरियड है, वही जो होता है मगध वाला। लेकिन अभी हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो कंप्लीट चीज़ें नहीं होंगी। रीज़न बीइंग बिकॉज इस टाइम पीरियड पे कहीं ना कहीं जो बिंदुसार, अशोक की, इन सब के अंडर में थे ये, इनकी खुद की ऑटोनॉमी बहुत ज़्यादा नहीं थी, आते थे डिफीट कर देते थे। जब ये लोग चले गए, फिर गुप्ताज आए, गुप्ताज ने भी इन पे थोड़ा सा ऑटोनॉमी, मतलब इनको वो नहीं करने दिया, गुप्ताज ने भी रूल किया अच्छे खासा। जब गुप्ता भी चले गए तब इन लोगों ने बहुत पावरफुल किंगडम होके इमर्ज किया, और उनमें से जो सबसे पावरफुल इमर्ज होके आया वो चोला आया। तो चोला हम फिर से ओढ़ेंगे अभी, कब, जब मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे वहाँ पे, तभी हम इस चीज़ थोड़ा सा पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा बस टच करेंगे जो अब वाली चीज़ें हैं, जो इस टाइम पीरियड वाली चीज़ें हैं, जो मगध वाली टाइम, और जो मेडिवल हिस्ट्री वाली चीज़ें हैं वो हम तब के टाइम पे पढ़ेंगे। अभी के टाइम पे चोला उतना कोई पावरफुल होके एमर्ज नहीं आया, ये बाद में मेडिवल हिस्ट्री में हम देखते हैं पावरफुल होके एमर्ज आया। किसी का यहाँ तक कोई डाउट हो तो पहले पूछ लो, देन यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ चेरा चोला पांड्या। दरोगा हप्पू सिंह चोली के पीछे क्या, अच्छा बेटा तुमको अक्षय कुमार का डायलॉग याद है? बिंदु सारा गलत जगह फंस गया। सुरभि वही बोल सकते हैं, ठीक है, राजा ही टाइप थे, चीफ थे वो, है ना। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चेरास के बारे में थोड़ी चीज़ें पढ़ते हैं कि चेरा कहाँ पे रूल कर रहे थे। सबसे पहली बात तो जो प्रेजेंट डे अगर हम देखें, केरला और तमिलनाडु वाला जो रीजन है वहाँ पे रूल कर रहे थे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो केरला और थोड़ा सा पार्ट ऑफ तमिलनाडु है, ठीक है, पार्ट ऑफ तमिलनाडु, लेकिन मेनली केरला में, तो तभी केरला पुत्र के तौर पे मेंशन किए जाते हैं। इनकी अगर हम कैपिटल बात करें, इनकी यानी राजधानी क्या थी, तो वंजी इनकी कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है, वंजी वॉज देयर कैपिटल। इनकी कुछ पोर्ट सिटीज़ थी, यानी कुछ बंदरगाह थे। वो बंदरगाह कौन कौन थे, मुजरिस, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुचरी करके भी लिखा हुआ है, तो ये पोर्ट पता होना चाहिए आपको। और इनको ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है, बिकॉज ट्रेडिंग ये लोग करते थे, मुजरिस एंड टोंडी। ये दो पोर्ट सिटीज़ आपको याद करनी है चेरास की। और ये माना जाता है कि रोमन्स जो थे उनके साथ इनके कनेक्शंस थे, ट्रेड करते थे, और रोमन्स ने यहाँ पे एक टेम्पल बिल्ड किया ऑफ ऑगस्टस, जो कि एक ग्रीक गॉड थे एक तरह के। तो ऑगस्टस टेम्पल भी बिल्ड किया मुजरी पे, किसने, रोमन्स ने, बिल्ड बाई रोमन्स, बट नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और ना ही अभी तक मैंने कभी एसएससी में क्वेश्चन देखा इस पर। कैपिटल इंपॉर्टेंट है और ये पोर्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। यहाँ और इनका यहाँ का एम्ब्लेम इंपॉर्टेंट है। एम्ब्लेम मतलब इनका सिंबल क्या था, किस तौर से खुद को दिखाते थे ये लोग, तो बो से दिखाते थे। बो मतलब समझते हैं, बो एंड एरो समझते होंगे ना, ये तो बो एंड एरो क्या होता है, बो एंड एरो तीर कमान है ना, हिंदी में तीर कमान, ठीक, क्लियर। ग्रेटेस्ट ऑफ चेरा किंग की अगर बात करेंगे तो कौन थे वो, ग्रेटेस्ट चेरा,
तो ग्रेटेस्ट चेरा की अगर हम बात करें तो ये थे सेंगू टुवान, ठीक है, इनका नाम था सेंगू टुवान। इनको हम रेड चेरा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, रेड चेरा। और ये अगेन अगर आपको याद आ रहा हो कन्नगी, इनको वर्शिप करते थे। और ये कौन है? वही है ना धोखा जिनको मिला था, तो इनको गॉडेस ऑफ चैस्टिटी, है ना, गॉडेस ऑफ चैस्टिटी जो है वर्शिप किया जाता है। ऑलराइट, तो चेरास के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं चोलास के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चोला की अगर हम बात करें तो इनको मेंशन किया जाता है, इनको कहा जाता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज चोल मंडलम। चोल मंडलम। आपने एक वर्ड सुना होगा कोरोमंडल, सुना है आपने? कोरोमंडल कोस्ट नहीं सुना है तो जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप सुनेंगे इस वर्ड को, कोरोमंडल। तो एक्चुअल में जो वर्ड है वो यहीं से आया, बिकॉज अगर आप ध्यान से देखें तो चोला जो है ये कोरोमंडल कोस्ट में ही रूल कर रहे हैं। तो चोला चोल मंडलम के नाम से जाना जाते थे, एंड दे रूल्ड, अगर हम ध्यान से देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ पांड्यास। और यहाँ पे 2 नदियाँ बहती हैं। कौन सी नदियाँ? पेन्नर, यहाँ पे ऊपर जो प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश है वहाँ की रिवर है पेन्नर, ठीक है, वो हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंट रिवर है, किसी की ट्रिब्यूटरी नहीं है। पेरियार अलग है वो केरल में है, पेन्नर आंध्र प्रदेश में नदी है। पेन्नर और एक नदी थी आपकी वेल्लर, उस यहाँ पे कहीं पे वेल्लर और पेन्नर के बीच में ये रूल कर रहे थे, ठीक है। तो पहली बात तो नॉर्थ ईस्ट टू पांड्यास थी है, जहाँ पांड्या रूल कर रहे थे उसके नॉर्थ ईस्ट में पांड्यास अभी हम पढ़ेंगे। एंड बिटवीन विच 2 रिवर्स? पेन्नर एंड वेल्लर रिवर। कैपिटल क्या थी इनकी, यानी राजधानी क्या थी? राजधानी इनकी उरायूर थी, लेकिन पूहड़ भी इनकी कैपिटल थी बाद में, या फिर हम इसको ऑल्टरनेट कैपिटल भी बोल सकते हैं। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि मतलब ऑल्टरनेट का मतलब है कि सेकेंडरी कैपिटल थी। ये भी उरायूर के बाद मेन कैपिटल पूहड़ ही बन गई, जिसको कि हम कावेरी पट्टनम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कावेरी पट्टनम। ये एक पोर्ट सिटी थी, ध्यान रखना, ठीक है। ये इन लोग की एक पोर्ट सिटी थी, यानी बंदरगाह था, जहाँ से लोग पूरा ट्रेड वगैरह करते थे। किस में ट्रेड करते थे? दे ट्रेडेड इन कॉटन क्लॉथ, ठीक है, जो कपास के बने हुए हम बोल सकते हैं कपड़े थे, उनमें ये ट्रेडिंग करते थे। दे मेंटेन एन एफिशिएंट नेवी, नेवी के लिए बहुत जाने जाते हैं, ठीक है, अपनी एफिशिएंट नेवी के लिए जाने जाते हैं ये लोग। और मतलब हम नेवी जो है, अगर आपने देखा भी हो, है ना, मोदी जी ने बोला था कि शिवाजी ने जो है नेवी स्टार्ट की। बिल्कुल, अगर हम देखें मेडिवल हिस्ट्री में, देन उसके बाद मॉडर्न में, तो जो ट्रांजिशन फेज था वहाँ पे नेवी जो है, एफिशिएंट नेवी शिवाजी ने मेंटेन करी। लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ से ओरिजिन हुआ था। ओरिजिन तो अगर मैं बोलूँ चोला से भी नहीं हुआ था। ओरिजिन कोई बता सकता है कहाँ से हुआ था? देखते हैं किसका दिमाग कितना पीछे तक जाता है। मैं बता चुका हूँ आपको, लेकिन डायरेक्टली नहीं बताया था मैंने आपको। तो वो है आपका हड़प्पन टाइम पीरियड। याद करो, सील्स में हमें देखने को मिला था कि नहीं? मैंने फ़ोटो भी लगाई थी। शिप्स सील जो हुआ करती थी, है ना, सील्स मोस्टली किसकी बनी होती थी, जरा ये भी बता दो। तो उसमें हमें शिप्स देखने को मिला था, है ना। तो सील्स हमारी स्टीएटाइट की बनी होती थी यूजुअली, ठीक है, जो एक तरह का सॉफ्ट स्टोन होता था। तो चोला के अगर हम बारे में बात करें तो इनके ग्रेटेस्ट रूलर, अगर अर्लीस्ट रूलर के बारे में बात करें कि सबसे पहले हमें किसके एविडेंसेस मिलते हैं, कौन से रूलर, कौन सा इनका मूवेंदर चीफ था, तो उसका नाम एलारा था। बट दैट इज़ नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इसके जो ग्रेटेस्ट रूलर थे उनके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है कि इसके अगर फाउंडर आपसे पूछ ले तो हो सकता है इन्हीं का नाम दे दे, जो यहाँ पे मैं ग्रेटेस्ट रूलर में लिखने वाला हूँ, दैट इज़ कराईकाल, ठीक है। ये कराईकाल वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इसलिए माने जाते हैं बिकॉज इन्होंने एक बैटल ऑफ वेन्नी का एक बैटल हुआ, वो मतलब लड़ा किसके खिलाफ? चेरा और पांड्या मिल के इनको हराना चाहते थे। तो चेरा और पांड्या जो मिल के हराने आए थे उनको इन्होंने हरा दिया कराईकाल ने बैटल ऑफ वेन्नी में, ठीक है, समझ गए। बहुत ज़्यादा डीप में आपको है, तो अगर आपको लगता है कि आपको याद हो गया है कि बैटल ऑफ वेन्नी किसके बारे में था, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है भूल जाएंगे तो लिखिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन मत किया करिए खुद को, है ना। अगर हम बात करें कि ये कैसे, फिर मतलब देखो, अभी मैंने आपको बताया कि इनके 2 फेजेस थे। एक तो अभी वाला फेज था जो हमारा महाजनपद मगध ये समय चल रहा था। फिर हम मेडिवल हिस्ट्री में इनको पढ़ेंगे, जब ये लोग गुप्ता वगैरह चले जाते हैं, फिर से ये पावरफुल फिर से अपना बोल सकते हैं कि ये एमर्ज होते हैं। तो अभी के लिए ये बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, और चेरा पांड्या ने मिल के, और फिर पल्लवास भी रूल कर रहे थे, पल्लवा डायनेस्टी भी थी, इनको वाइप ऑफ कर दिया, यानी कि यहाँ से हटा दिया, ठीक
ठीक है। तो इनके बारे में यहीं पे अभी हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। वैसे तो इनके बारे में हमने बहुत पढ़ना है अभी, मतलब बहुत इतना भी नहीं, लेकिन हाँ चीज़ें अभी पढ़नी है इनके बारे में। जैसे कि हम राजेंद्र चोला के उनके बारे में पढ़ेंगे, और भी हमारे बहुत सारे रूलर्स आएंगे, ठीक है। हम टेम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे इनके, हम जो डिफरेंट टाइप्स के डोनेशंस होते थे, डिफरेंट टाइप की असेंबलीज होती थी, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन वो सब जब नीडेड होगा तब पढ़ेंगे, ताकि एक क्रोनोलॉजी सेट हो दिमाग में। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पढ़ाने के पर्पज़ से, सेंस तो मैंने बता दिया, लेकिन मेरा मेन पर्पज़ है कि भी समझ में भी आनी चाहिए। अगर आप कोई चीज़ रिलेट भी करें, ठीक है, अपना गेस वर्क भी करें एग्जाम में, तो वो गेस वर्क काम आए। फिर अब आते हैं पांड्यास पे। पांड्यास की अगर यहाँ पे मैंने इनका एम्बलेम नहीं बताया ना, एम्बलेम यहाँ पे लिख लो इनका। एम्बलेम इनका क्या हुआ करता था, दैट वॉज टाइगर, ठीक है। टाइगर जो है इनका एम्बलेम हुआ करता था, ऑलराइट। देन आते हैं पांड्यास पे। पांड्यास प्रेजेंट डे वही, अगर हम देखें तो तमिलनाडु में रूल कर रहे थे। इनकी जो कैपिटल थी, राजधानी थी, वो मदुरई थी, ठीक है, मदुरई। और मदुरई अगर हम बात करें कौन सी नदी के किनारे, ऑन द बैंक्स ऑफ वैगई रिवर। ये हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगी हमारी नदी है, ठीक है, वैगई। वैगई इंडिया की सबसे सदर्न मोस्ट रिवर कंसिडर की जाती है। अगर हम मेन रिवर्स की बात करें तो कावेरी से भी नीचे है ये जो वैगई है, ठीक है। इसका जो अगर हम बात करें एम्बलेम यहाँ का, जो एक तरह से हम बोल सकते थे लोगो था, दैट वाज मछली, फिश थी, ठीक है। एंड इनके बारे में हमें फर्स्टली पता चलता है मेगास्थनीज की इंडिका से। फर्स्ट मेंशन कौन करता है, मेगास्थनीज अपनी किताब इंडिका में, ठीक है। और मेगास्थनीज जो है ये बोलते हैं कि ये पर्ल्स के लिए फेमस थे। कौन, पांड्यास। ये बताते हैं कि दे वर फेमस फॉर पर्ल्स, यानी मोतियों का ये बहुत ट्रेडिंग करते थे और इसके लिए फेमस थे, ठीक है। जो हमारे चोलास थे वो किसका कर रहे थे, कॉटन क्लॉथ्स का, बट ये किसका कर रहे थे, पर्ल्स का कर रहे थे, ठीक है। एंड दे ट्रेडेड विद रोमन एम्पायर के साथ भी इनका ट्रेड रहता था। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि इनकी एक पोर्ट सिटी इनकी भी है। जैसे कि हमने पूहड़ देखी चोलास में, हमने मुजरी और टोंडी देखी चिराज में, वैसे इनकी थे कोरकई। और इस पे भी क्वेश्चंस आए हैं सीजीएल 2023 में, ठीक है। तो पोर्ट सिटी भी आपको याद होनी चाहिए। तो जितनी चीज़ें नीडेड हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको बता दी। अब यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो पूछ ले, देन यहाँ पे हम लोग आगे नहीं तो बढ़ते हैं। यहाँ की जो सोसाइटी है उसको देखेंगे अभी, ठीक है। किसी का यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं तब तक हेडिंग डाल देता हूँ, यहाँ की सोसाइटी किस तरह से डिवाइडेड थी। ऑल क्लियर, ओके, नो डाउट। सर डाउट अबाउट वेन्नी वॉर, मल्लिकार्जुन राजूर, क्या डाउट है इंजीनियर साहब आपका। वेन्नी वॉर के लिए जितनी नीडेड है वो चीज़ें मैंने आपको बता दी कि वेन्नी वॉर लड़ा गया था। चोला के जो किंग थे कराईकाल, और ये जो चीफ थे चेरा के और पांड्या के, इन दोनों लोगों ने अलायंस किया और उनके खिलाफ लड़ा, हार गए दोनों लोग, ठीक है। सब एक ही जैसे साउंड कर, अब थोड़ा सा तो एफर्ट यार मारना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं दिमाग में इतना एकदम ही आपके डाल दूंगा, और अगर मैंने दिमाग में डाल भी दिया तो फिर डिफरेंस कहाँ क्रिएट होगा। अब 2500 लोग देख रहे हैं तो फिर ऐसे तो सब थोड़ी ना सेलेक्ट हो जाएंगे। आप में से रियलिटी है नहीं होंगे बहुत लोग। रीज़न क्या है कि जो जितना एफर्ट मारेगा इसके बाद एक थ्रेशोल्ड होता है, उसी थ्रेशोल्ड तक मैं आपको चीज़ें समझा सकता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसे आपको रिलेट करके बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ा आपको भी करना पड़ेगा एफर्ट, है ना। क्या चीज़, कैपिटल ऑफ चेरास लिखा नहीं क्या मैंने, चेरा का कैपिटल तो लिखा होगा, वंजी लिखा तो है मैंने कैपिटल। वंजी को ही हम वंची भी बोलते थे, अगर आपको थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन हो रहा हो, है ना, उसी को वंची भी बोलते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सोसाइटी को देखते हैं, ठीक है। तो सोसाइटी यानी कि यहाँ पे भी क्या वर्ण सिस्टम था, जैसे ऊपर था नहीं नॉर्थ इंडिया में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो यहाँ पे प्रॉपरली डेवलप्ड इस तरह का वर्ण सिस्टम नहीं था। लेकिन थोड़ा सा वर्ण सिस्टम टाइप ही हमें देखने को मिलता है कि एक रूलिंग क्लास हुआ करता था यहाँ पे एक रिच पेजेंट्स होते थे,
यानी कि अमीर ट्रेडर्स हम बोल सकते हैं, फिर अमीर किसान जो ट्रेडिंग करते थे, और एक होते थे सबसे लोवेस्ट क्लास। ये जो रिच पेजेंट हैं ये काम नहीं करते थे फील्ड में, ये लोवेस्ट क्लास से काम करवाते थे, यानी जो मैनुअल लेबरिंग का काम है वो ये लोग करते थे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? इंपॉर्टेंट है इनको तमिल टेक्स्ट में किस नाम से वो बताया गया है, इनको किस नाम से जाना जाता है तमिल टेक्स्ट में। इनको लिखा गया है अरासार, रिच पेजेंट्स को लिखा गया है वेल्लालर। तो इस तरह से याद रखना कि ये लोग वेल्ले होकर एकदम घूमते थे, क्योंकि इनको कुछ करना ही नहीं ना, क्योंकि पूरा काम ये करवाते थे कदई सीआर से, जो लोवेस्ट क्लास होता था, नहीं जो मैनुअल वर्क हम बोल सकते हैं वो करवाते थे कदई सीआर से। तो अरासर, वेल्लालर और कदई सीआर, कदी नहीं होगा कदई होगा यहाँ पे, ठीक है। कदई सीआर, ठीक है, ख़त्म। अब हम आएंगे कुछ क्वेश्चंस पे। वैसे हम बहुत ज़्यादा अभी क्वेश्चंस नहीं करने वाले हैं, बिकॉज ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो जो मेडिवल हिस्ट्री में हम लोग जो चीज़ें पढ़ेंगे उस पे बेस्ड हैं, और ख़ासकर चोलास पे बेस्ड हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग वो वाले क्वेश्चंस करेंगे जो हमें लगता है कि हमारे अभी जो हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उस पर चीज़ें बेस्ड थी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और शुरू के क्वेश्चंस तो मेनली उसी पे बेस्ड हैं आपके, ठीक है। शुरू के क्वेश्चंस उसी पे बेस्ड हैं जो हम लोग मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, करिए जल्दी से। पुहर और कावेरीपट्टनम वॉज द पोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, जल्दी से आंसर करिए। इतनी जल्दी करूँ? हाँ, अब एक टॉपिक ख़त्म हो गया तो क्या और पढ़ना है तो फिर बताओ। सोनिया सिंह से डिस्कशन ग्रुप बना दो। हाँ, डिस्कशन ग्रुप बनाना है सोनिया, बिल्कुल सही बात है, और जल्दी बनेगा। अच्छा, थैंक यू नहीं आया क्या आज? अच्छा, चलो लास्ट में थैंक यू आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में आ जाएगा, चिंता ना करो, ठीक है। पुहर और कावेरीपट्टनम कहाँ किसकी थी? तो हम पुहर और कावेरीपट्टनम थी चोलास की, चिरास की वंशी थी, और पांड्यास की मदुरई थी। वाका टाका पढ़ा नहीं अभी हम लोगों ने, ठीक है। और कल होगा गुप्तास, ठीक है, वो थोड़ा सा रिलेटिवली बड़ा टॉपिक है, तो जो आज की भरपाई है वो आपको कल करनी पड़ेगी। आज जल्दी क्लास ख़त्म हो जाएगी और कल थोड़ा सा लेट चलेगा, तो आज की भरपाई कल होगी। और गुप्ता भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और गुप्तास के बाद हमारी एक आएगा पोस्ट गुप्तास, यानी कि हमारा फ्राइडे तक हो जाएगा, और सैटरडे को आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली शाम को देखते हैं, सैटरडे संडे को जब भी प्लान बनता है तो हम लोग पूरी कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री का रिवीजन करने वाले हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ताकि जो भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं उसको एकदम कंसोलिडेट कर लें, देन हम मेडिवल हिस्ट्री में एंटर करें। मेडिवल हिस्ट्री हो जाएगी, उसका वन शॉट होगा, देन उसको कंसोलिडेट करेंगे, देन मॉडर्न हिस्ट्री में बढ़ेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स वॉज, नहीं करना है अभी। ये करो सीजीएल 2022। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द संगम लिटरेचर। तो संगम लिटरेचर, संगम साहित्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है सोनिया जी, क्रिएट कर देंगे एकदम, वही आप कमेंट छापे जा रहे हैं। तूफान का देवता बेटे, कमेंट थोड़ा सा सोच समझ के किया करो, है ना। नहीं अभी एक क्लिक लगता है। These texts were supposed to be composed and compiled in assemblies of poets। बिल्कुल, पोइट्स की जो हमारे लिटरेट्स बड़े बड़े विद्वान थे उनकी ये असेंबली थी, उसमें कंपाइल किए गए थे। 3 हमारे टोटल संगम थे। दूसरे वाले का ज़रा बताइए, दूसरी जो संगम हुई थी उसमें मतलब जिसको कि कबातपुरम में जो की हुई थी, और उसमें एक टेक्स्ट इंपॉर्टेंट था जो पहला तमिल टेक्स्ट कंसिडर किया जाता है, वो कौन सा था? संगम लिटरेचर कंपाइल्ड इन असेंबलीज ऑफ पोएट्स वर हेल्ड इन द सिटी ऑफ मदुरई। बिल्कुल, मदुरई में हुई थी पहली भी और तीसरी भी, दूसरी वाली कबातपुरम में हुई थी। आंसर यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ 1 and 2। एंड तोलका पीएम वॉज द टेक्स्ट, ठीक है, तोलका पीएम हमारा टेक्स्ट था। ऑलराइट, चलिए 25th, द तमिल मूवेंदर मेंशन इन दी संगम पोएम्स मीन्स। मूवेंदर का मतलब क्या होता है? धम्म महामत्ता, हेडमैन, रिच, या फिर 3 चीफ्स। धम्म महामत्ता हमने देखा था, ये एक ऑफिस क्रिएट किया गया था अशोक के द्वारा, जिसका ये एक तरह का ऑफिसर था, जिसका ये काम था कि लोग धम्म जो उसने सब रॉक इंस्क्रिप्शन और पिलर एडिक्ट्स में लिखवा रखा था उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो देखना इसका काम होता था। और नहीं ये देखता था तो फिर वो राजा को सीधे रिपोर्ट करता था, फिर राजा जो नहीं वो धम्म फॉलो करता था उसको, समझ रहे हैं। तो हेडमैन नहीं, रिच नहीं, ठीक है, 3 चीफ्स, ठीक है, 3 चीफ्स, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, व्हाट डैश वाज द कैपिटल ऑफ द पांड्या डायनेस्टी। पांड्या डायनेस्टी कैपिटल बताइए जल्दी से। चलिए, तो पांड्या मदुरई, ठीक है। उरायूर अगर हम देखें किसकी थी? चोला की, बाद में इनकी पुअर बनी, दिल्ली मेडिवल इंडिया में आएगी हमारी, ठीक है। वंशी किसकी थी? चेरास की।
ये नहीं कर नहीं, ये तो करना है, कर सकते हैं ना ये तो। विद रेफरेंस टू संगम लिटरेचर, संगम लिटरेचर हम लोगों ने पढ़ा है, अब पूरा नहीं पढ़ा है संगम लिटरेचर। तोल्काप्पियम बताया सेकंड संगम, शिलापट्टिकरण बताए थे, मणिकेमलाई बताया था, और ये बताया था कि 2 फॉर्म में डिवाइड किए थे, नैरेटिव और डिडैक्टिक। नैरेटिव मतलब मिल्का नक्कू, डिडैक्टिक मतलब किल्का नक्कू, ठीक है, ये बताया था आपको, और उसी से हो जाएगा ये, ठीक है। और भी सारे टेक्स्ट बने थे, लेकिन क्यों लोड करना खुद को इतना, ठीक है। शिलापट्टिकरम, शिलापट्टिकरम अगर बात करें तो ये क्या था, शिलापट्टिकरम वही कोवलम, कन्नगी और माधवी का जो लव ट्रायंगल था, ठीक है। तो शिलापट्टिकरम, ठीक है, तो कहाँ पे जाएगा ये, मतलब किसने कंपोज किया था, ओके ठीक है। तो ये जो हमारे इलांगो अडिगल थे, दैट इज़ थर्ड बी, और अगर थर्ड बी होगा तो आप देख सकते हैं एक ही के साथ है। मनी में कलई हमें पता है किसको, सत्यनार, मैंने आपको बताया था, तो ए ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, ठीक है। तो मनी में कलई किसकी थी स्टोरी, जो डॉटर थी कोवलम और माधवी की, मनी में कलई, उसके बारे में, उसके एडवेंचर्स के बारे में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स, यानी कौन सा बंदरगाह मेंशन्ड इन संगम पोएम्स, एविडेंस ऑफ ट्रेड वाज फाउंड इन द ईस्ट कोस्ट, एविडेंस ऑफ ट्रेड ईस्ट कोस्ट में कहाँ से मिलते हैं, मदुरई, पुअर, धरनी कोटा या फिर नन ऑफ दी अबव। तो हमें मिलते हैं ये पुअर से, सिटी ऑफ पुअर, ठीक है। यहाँ से हमें ट्रेड किया, और किस चीज़ के, जो कॉटन क्लोथ है उसके ट्रेड के हमें यहाँ से मिलते हैं क्या, साक्ष्य, राइट। मैच द फॉलोइंग, आखिरी क्वेश्चन आई थिंक है, निम्नलिखित का को मिला है, चोला, चेरा, पांड्या, इनको आपको मैच करना है, इनका जो एम्बलेम था उससे। तो अगर हम बात करें चेरास का, चोलास का और पांड्या का, तो हमें पता है चोला काफ़ी एमर, पावरफुल एमर जो क्या है बाद में, और पावरफुल इनमें से सबसे कौन सा है, टाइगर है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं, फर्स्ट का बी होगा। फिर चेरा का हमने बो एंड एरो देखा था, तीर कमान, और पांड्या का हमने देखा था मछली, फिश, तो बी सी ए, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑलराइट। ये हम लोग अभी नहीं करना है, ये सर जो हम लोग पढ़ लेंगे तब वो करेंगे, ठीक है। चलिए, तो वही थैंक यू देखना था तुम लोगों ने, तो वहीं से चलो ख़त्म कर देते हैं। किसी को डाउट हो तो बता दो, बाकी क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम है, बाकी आज टाइम है, तो डाउट हो तो पूछ सकते हो। बाकी कल हम लोग अगेन रिपीट गुप्ताज करेंगे, उसके बाद पोस्ट गुप्ता, जो छोटा पोस्ट गुप्ताज वाला परसों वाला लेक्चर भी कुछ बहुत बड़ा नहीं होगा, छोटा सा ही लेक्चर होगा, नहीं होगा तो खैर कल का थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ठीक है। और सैटरडे या संडे को पूरा रिवीजन कर लेंगे। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप चीज़ों को कंपाइल करिए, चीज़ों को रिवाइज़ करिए। रिवीजन, इफेक्टिव रिवीजन कैसा होता है, इफेक्टिव रिवीजन होता है कि जैसे आपने ये टॉपिक पढ़ा, अब आप आंख बंद करिए और उसको रिवाइज़ करिए। करवाएं आपको रिवाइज़, अभी हम बताते हैं फिर कैसे रिवीजन करना है। IBACIO के लिए करंट अफेयर्स कराइए सर प्लीज़, करवा तो रहे हैं पूजा जी, अभी नवंबर के करवाएं, पीछे मंथ्स के करवाएंगे, जुलाई तक के करवाएंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के करवा दिए, देन दिसंबर जब कंप्लीट होगा तब, है ना, क्लियर। ज़ीशान अख्तर, हाँ चलो, तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ रिवाइज़ कैसे करना है, ठीक है। मतलब काफ़ी एकदम आंख बंद करके थोड़ा सा फास्ट वे में हमें करना होता है, तो आंख बंद करो सभी लोग, ठीक है। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि हमने मतलब देखा था पीलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक देखा था, फिर चाल्कोलिथिक, फिर ब्रॉन्ज एज एंड देन आयरन एज। साउथ इंडिया की जब हम हिस्ट्री पढ़ने गए तो हमें पता है कि पीलियोलिथिक भी साइट मिली थी, यहाँ देखा था, मीजोलिथिक भी मिली थी जिसको माइक्रोलिथ बोलते हैं, नियोलिथिक भी मिली थी, बट ब्रॉन्ज एज तो हमने यहाँ का पढ़ा ही नहीं। हमने ब्रॉन्ज एज की जगह यहाँ पे आता है आपका मेगालिथ, मेगालिथ मतलब बड़े बड़े पत्थर, महापाषाण इसको बोलते हैं, और इसको हम आयरन एज के साथ वो करते हैं, बिकॉज यहाँ पे आयरन की डिस्कवरी हो चुकी थी। टाइम पीरियड वही रफली 2500 BC से स्टार्ट होता है। पॉटरी, ब्लैक एंड रेड वेयर मिली, बड़े बड़े पत्थर मिले थे, क्योंकि ग्रेव के अराउंड जो कब्र होती थी, इसलिए इसको आयरन एज बोले, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से पता चला। पैस्टोरल कम्युनिटी थी, 4 बात है। फिर कैसे ये हमारे चेरा, चोला, पांड्या में ट्रांसफॉर्म हुए, ये हमें लिटरेरी जो सोर्सेज हैं, साहित्यिक जो स्रोत है वहाँ से पता चलता है, और वो लिटरेरी सोर्सेज जो संगम एज हुई थी, जो संगम्स हुए थे उसमें कंपाइल हुए। संगम्स ये कब हुए, कहाँ हुए, तो 3 संगम हुए, मदुरई में पहला, दूसरा कपाटपुरम और तीसरा मदुरई में, ठीक है। और दूसरे वाले में तोल्काप्पियम टेक्स्ट कंपाइल हुआ, ठीक है। और भी कुछ टेक्स्ट है दूसरे वाले में कंपाइल हुआ था, लेकिन पहला वाला और दूसरे वाले का जो रिमेनिंग था वो बाढ़ में बह गया, ये हमें तीसरे वाले से पता चलता है। फिर बाकी जो टेक्स्ट है जो तीसरे वाले में कंपाइल हुआ, उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक नैरेटिव और एक डिडैक्टिक। नैरेटिव मतलब पैराग्राफ, कहानी के फॉर्म में, जिसको मेल्का नक्कू बोलते हैं। डिडैक्टिक जो पोइटिक फॉर्म में, दोहों के फॉर्म में, दैट इज किल्का नक्कू। मेल्का नक्कू इन 8 मेजर वर्क्स, किल्का नक्कू इन 18 माइनर वर्क्स, ठीक है। फिर मैं पढ़ा कि 2 किताबें, शिलापतिकम और मणिमेगलई। शिलापतिकम दैट लव ट्रायंगल ऑफ
ऑफ कोवलम, कन्नगी एंड माधवी, एंड मणिमेगलाई इज दी रिटन बाई सातनार, और सीलापति वाली इलांगो अडिगल ने लिखी थी, और मणिमेगलाई जो डॉटर है कोवलम और माधवी जो जिससे उसको लव हुआ था, जो दासी थी, तो उसकी उनकी डॉटर, उसके एडवेंचर्स के बारे में। फिर हमने देखा कि यहाँ की ज्योग्राफी कैसी है। तो ज्योग्राफी हमें पता चला 5 पार्ट में डिवाइडेड है। सेंट्रल में कुरुंजी बैठे हुए हैं जो हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं फॉरेस्ट में। उसके बाद पलई है जो बीच में होने का फ़ायदा उठा रहे हैं। किसके बीच में? मुल्लई और कुरुंजी। कुरुंजी सेंटर में हंटिंग गैदरिंग शिकार हैं, मुल्लई क्या कर रहे हैं? एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, ठीक है। तो बीच में पलई क्या कर रहे हैं? कैटल की लिफ्टिंग कर रहे हैं और प्लंडरिंग कर रहे हैं। कैटल लिफ्ट कर लेते हैं जो मुल्लई वालों की हैं, और प्लंडरिंग कर लेते हैं कुरुंजी वालों की। मारूटम जो है, और जो लोग कुरुंजी लोग चिकन बनाते होंगे ना हंटिंग करके, तो ये उसकी प्लंडरिंग कर लेते थे पलई वाले। और मारूटम अगर बात करें, एग्रीकल्चर करते थे, ठीक है। और नेटल वाले क्योंकि सबसे कोस्टल में थे, तो ऑब्वियस सी बात है फिशिंग और सॉल्ट का मार्केटिंग करेंगे। इनके सबका एक चीफ होता था जिसको मूवेंदर बोलते थे। अब ये मूवेंदर के आपस में लड़े, कैसे लड़े, इन लोगों को लड़ना कैसे पता चला? बिकॉज हमें पता है ये सब लोग, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य साउथ इंडिया में आए थे, सल्ले खाना किया था, अपने सब जैन मॉन्क्स को लेके आए थे कि नहीं आए थे, ठीक है। तो वहाँ से थोड़ा सा एमलगमेशन हुआ कल्चर का। बिंदुसार आए जिनको हम कॉन्कर्ड द लैंड ऑफ 2 सीज, वो हमने देखा। तो वहाँ से धीरे धीरे इन लोगों का वो, और हमें चेरा चोला पांड्या के बारे में और कहाँ से पता चलता है? अशोका के इंस्क्रिप्शन से, जहाँ चेरा को केरला पुत्रा, चोला को चोला और पांड्या को पांडा मेंशन किया गया है। जो श्रीलंका के लोग हैं उनको ताम्रपानी के रूप में मेंशन किया गया है। और फिर हमने देखा कि चेरा की इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या थी, यहाँ की कैपिटल क्या थी, यहाँ की पोर्ट सिटी क्या थी। तो कैपिटल यहाँ की वंजी देखी, और पोर्ट सिटीज़ की अगर बात करें मुसरी और टोंडी देखी। और यहाँ के हमने देखा कि जो सबसे पावरफुल रूलर थे दैट वाज सेंगुटुवन, जिनको रेड चोला के नाम से, रेड चेरा के नाम से जानते हैं। यहाँ का एम्बलम आपका बो एंड एरो था। चोला के पे आते हैं, चोलामंडलम कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ ईस्ट टू पांड्याज हैं ये। पेन्नर और वेल्लर रिवर के बीच में कैपिटल अगर बात करें उरायूर है, और पुहर भी इनकी एक कैपिटल सिटी है जो कि एक पोर्ट सिटी है, और उसको हम कावेरी पट्टनम के नाम से जानते हैं। इन्होंने ट्रेडिंग करी थी कॉटन क्लॉथ में, और इन्होंने एक बहुत ही एफिशिएंट नेवी मेंटेन करी थी। इनके अर्लीस्ट नोन किंग है एलारा, नॉट इंपॉर्टेंट बट ग्रेटेस्ट रूलर कराईकाल, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। बैटल ऑफ वेन्नी अगेन थोड़ा सा ही इंपॉर्टेंट है कि ये कराईकाल ने डिफीट किया था जो चेरा और पांड्या का जो एक हम बोल सकते हैं जो कॉन्ग्रुएंस था उसको। फिर ये वाइप ऑफ हो गए क्योंकि चेराज ने अटैक किया, पांडवाज ने अटैक किया, ऊपर से पल्लवाज ने अटैक किया, लेकिन बाद में फिर से एमर्ज होंगे, मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे। पांड्यास की बात करें, तमिलनाडु वाला रीजन था कैपिटल। और हाँ, चोलास की कैपिटल क्या थी? उरायूर, वो तो बता दिया था, बट एम्बलम टाइगर था, ठीक है। पांड्यास की अगर बात करें तो मदुरई वॉज देयर कैपिटल, और इनका जो एम्बलम था वो फिश होता था, और मेगास्थनीज ने इनके बारे में मेंशन कर रखा है, खत्म। तो इस तरह से अगर आप आँख बंद करके सारी चीज़ें रिवाइज कर पाएंगे तो बहुत ही पाएंगे कि आपके दिमाग में सारी चीज़ें सेटल डाउन हो गई हैं, ठीक है। वाई मूवेंदर इज 3 चीफ्स, इट वॉज 5 चीफ्स। राजनागा बिल्कुल 5 चीफ्स थे, लेकिन अल्टीमेटली ये किस में ट्रांसफॉर्म हुए? 3 चीफ्स में। हम 3 चीफ्स के बारे में ही तो पढ़ रहे थे, वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म हुए 3 चीफ्स में, उसमें हमने बीच में पढ़ा वो 5 किस तरह से मूवेंदर्स थे, ठीक है। सर हिंदी लैंग्वेज के नोट्स अगेन अपलोड होंगे क्या? क्यों? मतलब हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश के दोनों अपलोड हो रहे हैं ना साथ साथ। ये लो जल ग्रहण करो गुरुजी। बेटा हप्पू वन शॉट को यूट्यूब पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, अभी क्या है ना बेटा, ऐसा तूफान आएगा ना कि थॉर भी नहीं बचा पाएगा तुमको, और सब तुमको दिखने लगेगा। फिर बोलोगे माँ मुझे तो सब दिख रहा है माँ ठीक है, तो ऐसी हरकत नहीं करते हैं। फिर आज आप खांसे नहीं सरदार खान बेटा चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? चाबी मिल गई क्या? चलो भाई, थैंक यू सभी को। गुरुजी कंप्यूटर पढ़ाएंगे? देखो हम तो नहीं पढ़ाएंगे, है ना, क्योंकि कंप्यूटर में हमारा उतना बहुत ज़्यादा हाथ इतना स्ट्रांग नहीं कि हमको को मतलब फ़्लो में पढ़ा सकें जिस तरह से हम देखते हैं, ठीक है। अमन सर हो सकता है आपको पढ़ाएं, है ना। सर पुरुषपुर किसी कैपिटल थी? सृष्टि कल मैंने आपको पेशावर बताया था, किसी कैपिटल थी? पेशावर मथुरा, याद करो किसकी थी? पेशावर और मथुरा, याद अगर आपको याद आ रहा हो, जो हमारे ये कनिष्क कनिष्क थे, है ना, तो इनकी कैपिटल हुआ करती थी।
तो मैंने आपको बताया था जो पेशावर बताया था वही है एक्चुअली में पुरुषपुर। कल मैंने आपको अगर बताया हो कि मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो यही नाम है पुरुषपुर, ठीक है, जो हमारी कड़फीसेस थे, है ना। CPO 2024 बैच अलग से नहीं आएगा, ठीक है, अलग से कोई बैच नहीं आएगा, यही है जो है, ठीक है, और यही सब में काम आएगा। और जिन लोगों को एनरोल करना है तो आप जा सकते हैं परमार अकेडमी ऐप पे, ठीक है। और जिन लोगों को ऐसा रहता है कि सर क्लास आज जल्दी स्टार्ट होगी, तो यार मैं टेलीग्राम है जो परमार SSC टेलीग्राम, जहाँ पे डेली मॉर्निंग में क्विज़ होती है, वहाँ पे मैं पहले ही बता देता हूँ आपको आज क्लास कितने टाइम होगी। वैसे 6:30 पे ही होगी और होती भी है, बट अभी 2 दिन से वो 7 PM पे हो रही थी, ठीक है। तो क्विजेज़ अटैम्प्ट कर रहे हो कि नहीं तुम लोग, ठीक है, मतलब बहुत मस्त नहीं है अभी तो। जिनका अगर मान लो कि जो पुराने बैच वाले स्टूडेंट हैं उनकी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, उनके लिए तो मस्ट है जो क्विजेज़ हो रही हैं। बाकी जो 1 जनवरी से PY की सीरीज़ स्टार्ट होगी वो भी मस्ट है, जिनकी हिस्ट्री से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जो पुराने बैच वाले हैं। परमार अकेडमी ऐप पे जाके आप कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे तो कोर्सेज सेक्शन में आपको SSC GK 2.0 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो उस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं इन लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग्स के लिए, नोट्स के लिए, एंड जो वीकली टेस्ट होते हैं उसके लिए, राइट। और एक चीज़ कि जो अभी मतलब CGL के टॉपर्स हुए हैं ना, CGL 23 का आपको पता है रिज़ल्ट आ चुका है, तो काफ़ी टॉपर्स निकले, है ना। तो वो टॉपर्स से मैं ये प्लान कर रहा हूँ, ठीक है, कि टेलीग्राम पे वी कैन हैव अ कम्युनिकेशन। जैसे मैं पहले टॉपर से बात करके जान सकता हूँ कि उनकी क्या खूबी है, कि मतलब उन्होंने काफ़ी पहले अटेम्प्ट में निकाला, या फिर काफ़ी सारे, जैसे कि आई थिंक आज मैंने रिज़ल्ट पोस्ट किए थे, उनमें से एक भाटी करके होगा एक स्टूडेंट मैंने किया था, तो आई थिंक उसका फर्स्ट अटैम्प्ट था। तो फर्स्ट अटैम्प्ट से कुछ हैं वो लास्ट अटैम्प्ट्स में भी उन्होंने क्रैक किया, कुछ हैं जॉब के साथ क्रैक किया उन्होंने। तो आप में से भी काफ़ी लोगों की सिचुएशंस डिफरेंट होंगी, तो वो चीज़ मैं उनसे जान के और एक टेलीग्राम पे एक सेशन रख सकता हूँ 9 PM के अराउंड पे, जो कि आपको हेल्प करेगा। तो ये कैसा रहेगा अगर आप बताएं तो? सिर्फ भूत सच्ची में होते हैं बेटा, ये भूत की अलग से क्लास चलेगी, है ना, वो आखिरी वाला सब्जेक्ट है हमारा। बिल्कुल, तो फिर स्टार्ट करते हैं। मतलब लाइव होगा जहाँ पे आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। अब सब तो अलाउड नहीं हो पाएंगे, बिकॉज जैसे कि अभी क्या है कि अभी तो मैं रिकॉर्ड कर लूँगा अगर उनके साथ, है ना, कि ठीक है मैंने रिकॉर्ड वैसे तो मतलब चलो रिकॉर्ड कर भी लूँगा, है ना। तो उसमें आप अपने डाउट्स नहीं पूछ पाएंगे, फिर आप कमेंट में लिखेंगे, तो उसमें क्या होगा कि लाइव रहेगा तो आप डाउट पूछ पाएंगे उनसे डायरेक्टली, है ना। मैं भी होऊंगा, वो भी जो टॉपर होगा वो भी होगा, तो वहाँ पे आप डाउट पूछ पाएंगे, है ना। तो फॉर्चुनेटली अपनी कम्युनिटी से काफ़ी टॉप रैंकर्स हैं, और मुझे तो लगता है इतने टॉप रैंकर्स नहीं होंगे और कहीं से। ये मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वाली चीज़ है, ऐसा नहीं ओवर कॉन्फिडेंस, है ना। बाकी सभी टीचर्स ने भी मेहनत की है, ऐसा नहीं है, लेकिन फॉर्चुनेटली काफ़ी टॉपर्स है इस बार, है ना। मैंने सबका इंडिविजुअल वैसे पोस्ट नहीं किया है, मतलब और भी इतने सारे हैं कि मैं आज मतलब ये समझ लो कि आज मैंने जब पोस्ट किए हैं तो वो उन लोगों के हैं जो परसों रात को जब रिज़ल्ट आया था तभी उन्होंने भेज दिया था। अब जब बाद में उन्होंने मैसेज किया सर हमारा भी देख लो, हमारा भी देख लो, तब उनका वो आ पाया और तब मैं कहीं देख पाया। और नहीं वैसे तो अगर बात करूँ या और मैंने जो पोस्ट किए हैं वो मोस्टली टॉप 100 हैं, कुछ 300 के अंदर भी हैं, और मैंने शायद ही कोई किया हो जो 300 के बियॉन्ड है। तो ऐसे ढेरों स्टूडेंट पढ़े हुए हैं, बहुत सारे हैं जो उसके बियॉन्ड भी है। किसी का 1000 रैंक है, किसी की 500 है, 600 है, 800 है, 1500 है, 2000 है, 3000 है, ढेरों पढ़े हुए हैं। तो वो मैंने नहीं कॉपी है, और उनकी भी ऐसा नहीं कि उनकी स्टोरी वो नहीं है। जैसे कि एक स्टूडेंट से मैं बात कर रहा था, तो मतलब उसका भी जैसे उसके पापा ऑटो चलाते थे, ठीक है, एंड इज़ मतलब वो ASO इन CSS हो गया, लग गया है। अब इसको मतलब ये था जो, क्योंकि आपको पता है ना कि मार्क्स थोड़े से थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा वेरिएट किए कुछ लोगों के साथ, तो एकदम ही मतलब होता है ना कि ज़िंदगी जैसे पलट जाना कि वो वही एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। तो ऐसा किया रिज़ल्ट ने इस बार। वो क्यों हुआ जब आंसर की आएगी तब पता चलेगा। तो बहुत लोग, जैसे मैंने आपको इसके रिगार्डिंग वीडियो में भी बताया था जो मैंने रिज़ल्ट के रिगार्डिंग पब्लिश किया था, कि बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मतलब जैसे कि मैं ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसे एक स्टूडेंट का मैंने 26 रैंक है ना, महक जोटवानी, तो मैंने जब रिज़ल्ट आंसर की पोस्ट किया तो मैंने कहा था कि फॉर श्योर अंडर 10 रैंक आने वाली है, एंड आई वॉज श्योर कि अंडर 10 तो छोड़ो, 4th 5th रैंक के अराउंड आएगी, बट शी इज़ 26 रैंक। तो मतलब और कुछ लोग हैं कि सेम रैंक पे 50 रैंक के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, और वही सेम रैंक मतलब सेम स्कोर के साथ जो आंसर की के अकॉर्डिंग वही 2000 3000 4000 रैंक में। तो अभी क्यों हुआ है ये आंसर की आगे पता ही चलेगा, ठीक है। खैर,
चलिए, तो वो सेशंस देखते हैं, नहीं होगा तो आज से ही करते हैं, ठीक है। आज से ही नहीं होगा तो प्लान करते हैं इसका, और पहला सेशन नहीं होता तो आज, क्योंकि आज क्लास जल्दी ख़त्म हो गई है, थोड़ा सा बातचीत करके टॉपर से करते हैं 9 PM पे इफ़ पॉसिबल। थैंक यू।